नमस्कार। आज हम भारत के सामने खड़ी कुछ ऐसी चुनौतियों को समझने की कोशिश करेंगे जो ऊपर से तो अलग-अलग लगती हैं, लेकिन अंदर से एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। कुछ मुश्किलें सरहद पार से आ रही हैं, तो कुछ हमारे अपने घर के अंदर ही मौजूद हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़ी घटना से। पश्चिम एशिया में बढ़ता हुआ संघर्ष। अब ये कोई दूर देश की खबर नहीं है जिसका हम पर कोई असर ना हो। ये जो बात कही गई है, ये बिल्कुल सच है। ये संघर्ष करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा और तुरंत असर डाल रहा है। ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक झटका है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़। ये वो दक्षिण एशियाई लोग हैं जिनमें करीब 1 करोड़ भारतीय भी शामिल हैं, जिनकी जिंदगी और रोजी रोटी पश्चिम एशिया के इस तनाव भरे माहौल में दांव पर लगी है। तो आज हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे, एक एक करके समझेंगे कि ये पूरी तस्वीर आखिर है क्या। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो दूर देश में युद्ध हो रहा है, वो सीधे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे हिला रहा है? देखिए, भारत की निर्भरता कितनी ज्यादा है। हम अपना लगभग 90% कच्चा तेल वहीं से मंगाते हैं। करीब आधी नेचुरल गैस और 60% घरेलू एलपीजी भी वहीं से आती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस इलाके में काम करने वाले भारतीयों से जो पैसा घर आता है, जो करीब 50 अरब डॉलर है, उस पर भी असर पड़ने का खतरा है। मतलब साफ है, वहां जरा सी भी गड़बड़ हुई तो यहां बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये स्थिति हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है? हम खुद को दुनिया भर में हो रहे इन उतार चढ़ावों से कैसे बचा सकते हैं? चलिए अब बात करते हैं एक मुमकिन हल की। और दिलचस्प बात यह है कि इसका एक समाधान सरकारी दफ्तरों से नहीं, बल्कि हमारे आपके किचन से शुरू हो सकता है। अब जरा इन दोनों की तुलना देखिए। एक तरफ है बाहर से आने वाली एलपीजी, जो दुनिया की राजनीति के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है, और दूसरी तरफ है हमारे घर में पैदा होने वाली बिजली, चाहे वो सोलर से हो या कोयले से। जहां एलपीजी करीब 40% एफिशिएंट है, वहीं इंडक्शन कुकिंग 85% तक एफिशिएंट है, और कीमतों में भी बिजली ज्यादा स्थिर रहती है। फर्क साफ है ना? और ये बदलाव मुमकिन होगा इस टेक्नोलॉजी की मदद से। आधुनिक बिजली से चलने वाले और बेहद कुशल इंडक्शन चूल्हे, यही इस पूरे आइडिया का केंद्र हैं। तो बात सिर्फ एक आइडिया की नहीं है, इसे हकीकत में बदलने के लिए एक पूरा रोड मैप, एक साफ रास्ता भी है। 4 कदम है। पहला, एलपीजी की सब्सिडी को इंडक्शन खरीदने के लिए एक बार की मदद में बदलना। दूसरा, बड़े पैमाने पर ई कुकिंग उपकरण खरीदना ताकि वो सस्ते पड़ें। तीसरा, बिजली के दाम इस्तेमाल के हिसाब से तय करना ताकि ग्रिड पर लोड मैनेज हो सके। और चौथा, भारत की जरूरत के हिसाब से मल्टीपॉट इंडक्शन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा लगाना। तो एक तरफ देश बाहरी खतरों से निपट रहा है और वहीं दूसरी तरफ देश के भीतर ही जिंदगी से जुड़े कुछ बहुत ही गहरे और बुनियादी सवालों पर भी बहस चल रही है। ये कोई नई बहस नहीं है। इस टाइमलाइन को देखिए, दशकों लंबी कानूनी लड़ाई है। 1996 में ज्ञान कौर मामले से ये बहस शुरू हुई, फिर 2011 में अरुणा शानबाग केस आया, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। और हाल ही में इसी अधिकार के तहत एक और अहम फैसला आया। तो ये अधिकार है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 21, जो हमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है, उसी में ये बात भी शामिल है कि अगर कोई इंसान लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है तो उसे ये अधिकार है कि वो आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट से इनकार कर सके। यानी जिंदगी में गरिमा का मतलब मरने की प्रक्रिया में भी गरिमा बनाए रखना है। तो एक व्यक्ति की गरिमा के सवाल से अब हम अपना दायरा थोड़ा और बड़ा करते हैं और पूरे देश के स्वास्थ्य, खासकर देश के बच्चों की सेहत और तंदुरुस्ती पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान है जो गुजरात की विधानसभा में दिया गया था। 100 में से 40 बच्चे कुपोषित हैं। ये दावा देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की तरक्की पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और जब हम सरकारी आंकड़ों को देखते हैं तो ये दावा और भी पुख्ता लगता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ये आंकड़े देखिए। स्टंटिंग यानी उम्र के हिसाब से कम कद, वेस्टिंग यानी कद के हिसाब से कम वजन, और अंडरवेट यानी उम्र के हिसाब से कम वजन, इन सभी मामलों में गुजरात का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से ज्यादा और 40% के आंकड़े के बहुत करीब है। और इसमें एक और जरूरी बात यह है कि ये समस्या हर जगह एक जैसी नहीं है।
आंकड़ों से पता चलता है कि आदिवासी जिलों में कुपोषण का बोझ कहीं ज्यादा है। कुछ इलाकों में तो कम वजन वाले बच्चों का आंकड़ा 50% से भी ज्यादा है। मतलब जो सबसे कमजोर तबके हैं उन पर इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। तो हमने सुरक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात की, लेकिन इन सभी मसलों का हल आखिरकार कहाँ निकलेगा? जाहिर है, राजनीति के मैदान में। और जल्द ही देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। ये चुनाव एक तरह से दक्षिण और पूर्वी भारत में जनता के मिजाज का बैरोमीटर होंगे। इनमें से पश्चिम बंगाल का चुनाव खास तौर पर बहुत दिलचस्प और कड़ा माना जा रहा है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि विचारधारा, पहचान और मौजूदा सरकार के खिलाफ माहौल की एक बड़ी लड़ाई है। ये नंबर देखिए, 60 लाख। ये पश्चिम बंगाल के उन वोटरों की संख्या है जिनकी नागरिकता और योग्यता की जांच हो रही है। अब जाहिर है, इतने बड़े आंकड़े का चुनाव के नतीजों पर सीधा असर पड़ सकता है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। कोई भी देश अपने सामने खड़े दुनिया भर के संकटों और अपने घर के अंदर मौजूद लोगों की गरिमा और भलाई जैसे बुनियादी सवालों के बीच संतुलन कैसे बनाता है? आगे का रास्ता तय करने के लिए इन दोनों ही मोर्चों पर ध्यान देना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।